हेलो एवरीवन। आज फिर हम कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान के द्वारा चलाए गए ज्ञानदूत 2 कार्यक्रम के अंतर्गत मैं डॉक्टर सागर सांवरिया आपको वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत पूंजी एवं पूंजीकरण चैप्टर के अंदर आपको इस इस बात के बारे में या इस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे कि कैपिटल एंड कैपिटलाइजेशन में क्या अंतर है और कैपिटल क्या होती है और कैपिटलाइजेशन क्या होती है। उसमें सर्वप्रथम हम बात करते हैं पूंजी की। पूंजी क्या है? पूंजी एवं पूंजीकरण चैप्टर का नाम है। उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज अ कैपिटल। तो पूंजी शब्द का अर्थ भिन्न भिन्न विषयों पे भिन्न भिन्न स्थानों पर उसके उद्देश्य के अनुसार लगाया जाता है। यानी पूंजी की जब हम बात करते हैं तो हमारे पूरे ब्रह्मांड में, हमारे पूरे अर्थशास्त्र में पूंजी की जब हम बात करते हैं तो पूंजी को अलग अलग तरीके से इसका अर्थ लगाया जा सकता है। तो जब अर्थशास्त्र की बात करें, लेखांकन की बात करें, विधान की बात करें तथा व्यावसायिक क्षेत्र की बात करें, सभी क्षेत्रों में पूंजी शब्द का एक अलग अलग मानक है। अलग अलग तरीके से पूंजी की गणना की जाती है। इन क्षेत्रों में पूंजी के अर्थ को इस प्रकार समझा जा सकता है। अपन एक एक करके सबके बारे में चर्चा करते हैं कि अर्थशास्त्र में पूंजी की गणना किस प्रकार की जाएगी, किसको पूंजी में सम्मिलित किया जाएगा, लेखांकन में किसको पूंजी में सम्मिलित किया जाएगा, या विधान की जब हम बात करें, लीगलाइजेशन की बात करें तो लीगल टर्म के अंदर पूंजी में किन किन तत्वों को शामिल किया जाएगा, या अगर हम बात करें व्यावसायिक क्षेत्र की तो व्यावसायिक क्षेत्र में हम पूंजी में किन किन तत्वों को शामिल करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम पूंजी की बात करते हैं तो पूंजी की जब बात की जा रही है तो किस एरिया के अंदर हम पूंजी की चर्चा कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमें पूंजी को समझाना है। तो सबसे पहले बात करें पूंजी की अर्थशास्त्रीय अवधारणा। तो अर्थशास्त्र पूंजी से आशय धन से है। यानी एक अर्थशास्त्र के अंदर जब हम पूंजी की बात करते हैं तो पूंजी में केवल धन को शामिल किया गया, धन को। अर्थशास्त्र में धन के उस भाग को पूंजी माना जाता है जिसके उपयोग करने से धन में बढ़ोतरी होती है। यानी अगर आपने किसी व्यवसाय में धन लगाया है तो वो धन इसलिए लगाया कि धन आपका कंटिन्यूसली बढ़े, तो धन की बढ़ोतरी हो रही है, इसका मतलब वो धन पूंजी कहलाएगा। प्रोफेसर फिशर के अनुसार पूंजी वह परिसंपत्ति है जो मनुष्य द्वारा किए गए भूतकालीन श्रम का परिणाम है। पूंजी वह परिसंपत्ति है, पूंजी यानी आपके पास जो पूंजी पड़ी है, पूंजी आपकी वो परिसंपत्ति है जो मनुष्य द्वारा किए गए भूतकालीन श्रम, यानी पहले आपने जो कर्म किए हैं, आपने जो पैसा कमाया है, उसको आपने जो इकट्ठा कर लिया है, वो आपकी परिसंपत्ति हो गई। वो परिसंपत्ति अब आपके लिए क्या कहलाएगी? पूंजी कहलाएगी। किंतु उसका उपयोग साधन के रूप में अधिक धन उत्पादन के लिए किया जाता है। यानी उस पूंजी का उपयोग फिर आप किसके लिए करते हैं? धन के उत्पादन के लिए। यानी उस पूंजी से आप ज्यादा से ज्यादा और धन कमाएं। इसी तरीके से प्रोफेसर स्टोनियर एवं हेग के अनुसार पूंजी शब्द उत्पादन के उन सभी उपकरण के लिए किया जाता है जिन्हें मनुष्य जानबूझकर भविष्य में उत्पादन करने के उद्देश्य से बनाता है। यानी कोई भी चीज हम अपने पास, जैसे कोई व्यक्ति है जो आज बहुत श्रम करके पैसा कमा रहा है, उसका एक भाग वो अपने पास बचत के रूप में रख रहा है। जब वो बचत धीरे 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 करके एक बड़ा अमाउंट हो जाता है तो वो पूंजी कहलाता है। जब वो अमाउंट वापस हम कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा उद्देश्य ये होता है कि पूंजी हमें ज्यादा धनोपार्जन दे, ज्यादा से ज्यादा धन में बढ़ोतरी करे। अर्थशास्त्र के अंतर्गत पूंजी में केवल उन्हीं वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है जो मनुष्य द्वारा आय उत्पन्न करने के लिए की जाती है। इस विचारधारा के अनुसार भूमि भूमि भी पूंजी के अंतर्गत नहीं आती। यानी भूमि, अपन यहाँ पर बात करें अर्थशास्त्र में भूमि की, अगर हम बात करें तो भूमि को भी हम पूंजी के अंतर्गत शामिल नहीं करेंगे। इसी प्रकार जब हम बात करते हैं पूंजी की लेखांकन अवधारणा, अर्थशास्त्र में तो अपन ने बता दिया कि अर्थशास्त्र के अंदर श्रम द्वारा आपने जो पैसा अपने पास बचत के रूप में बचाया है, वो पैसा जब एक साथ इकट्ठा होता है तो पूंजी के रूप में उसका मापन किया जाता है। लेखांकन की अवधारणा से अकाउंटिंग कंसेप्ट ऑफ कैपिटल की बात करें तो उसमें हम पूंजी के अंदर किन किन तत्वों को शामिल करेंगे। तो लेखांकन की दृष्टि पूंजी शब्द का आशय संस्था के शुद्ध मूल्य नेटवर्थ से होता है। यानी एक व्यवसाय की नेटवर्थ क्या है? संस्था के शुद्ध मूल्य में अंश पूंजी, संचय आदि को लिया जाता है। यानी संस्था के जब हम शुद्ध मूल्य की बात करते हैं तो उसमें हम शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस को शामिल करते हैं। यदि संस्था के पास कोई काल्पनिक संपत्ति है तो उसे उस संस्था के शुद्ध मूल्य से घटा दिया जाएगा। अगर हम बैलेंस शीट की बात करते हैं तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में कॉलम आता है शेयर्स कैपिटल या शेयर होल्डर फंड्स। वो शेयर होल्डर फंड्स की जो टोटल होगी वो आपका नेटवर्थ कहलाएगी। बट अगर आपकी एसेट साइड में मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स हैं या फिक्टिटियस एसेट्स हैं
तो वो आपकी उस टोटल नेटवर्क की वैल्यू में से लेस होने के बाद जो अमाउंट बचेगा उसी को हम नेटवर्क या शुद्ध मूल्य में शामिल करेंगे। कई बार कुल संपत्तियों का योग के भी संस्था का शुद्ध मूल्य मान लिया जाता है। यानी कुल संपत्तियां कितनी है, कुल संपत्तियों में हम किसको शामिल करेंगे, स्थायी संपत्तियां, स्थिर संपत्तियां भी कहते हैं जिनको, और एक चालू संपत्ति। लेकिन उन संपत्तियों के योग में ऋण पूंजी का विनियोग भी शामिल किया जाता है। हाँ, यदि संस्था द्वारा समस्त पूंजी समता अंशों के माध्यम से प्राप्त की हो तो समस्त पूंजी का योग एवं संस्था के कुल शुद्ध मूल्य का योग बराबर होगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हमने पैसा केवल समता पूंजी के माध्यम से ही दिया है तो समता पूंजी का जो भी योग आएगा आपके पास, जो समस्त पूंजी का योग होगा वो आपका समता पूंजी का योग व शुद्ध मूल्य नेटवर्क की जब हम बात करें तो बोथ आर इक्वल। फिर जब हम बात करते हैं पूंजी की वैधानिक अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ कैपिटल क्या है, लीगल कंसेप्ट ऑफ कैपिटल क्या है। जब हम लीगल कंसेप्ट ऑफ कैपिटल की बात करते हैं तो वैधानिक दृष्टि से पूंजी का आशय संस्था के दायित्व पक्ष के उन मदों का योग से होता है जिसमें समतांश, पूर्वाधिकार अंश तथा उन संचयों को सम्मिलित किया जाता है जो कि लाभांश के भुगतान हेतु नहीं बनाए जाते हैं। क्लियर? समतांश, पूर्वाधिकार अंश और वो संचय, यानी उन संचय को शामिल किया जाता है जिन संचयों से वापस हमें लाभांश का भुगतान नहीं करना है, क्योंकि कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पूंजी में से लाभांश का वितरण करना पूर्णतः निषेध है। यानी ये भी एक ध्यान रखना, कंपनी अधिनियम ये कहता है कि पूंजी में से हम अगर डिविडेंड पे कर रहे हैं तो डिविडेंड के लिए आपने कोई अलग से रिजर्व बना रखा है, और बनाना ही है। आप कंपनी की कैपिटल में से आप किसी को भी डिविडेंड पे नहीं करेंगे, उसके लिए आपको एक अलग से रिजर्व बनाना है। उस टाइप के रिजर्व को हम कैपिटल में इंक्लूड भी करेंगे, हम उन्हीं कैपिटल्स को इंक्लूड करेंगे जो इस पर्पस की वजह से नहीं बनाए। इसी प्रकार पूंजी की व्यावसायिक अवधारणा की बात करें तो बिजनेस कंसेप्ट ऑफ कैपिटल की, तो व्यावसायिक अवधारणा के अंतर्गत पूंजी से आशय संस्था के पूर्ण विनियोजित राशि से होता है। यानी आपने कितना पैसा संस्था को चलाने के लिए, संस्था को खड़ा करने के लिए आपने पैसा लगाया है, चाहे वो ऋण पूंजी के माध्यम से हो या चालू दायित्व के माध्यम से। यानी जब हम लायबिलिटी की बात करते हैं तो लायबिलिटी साइड पर 3 हेड्स है हमारे पास। पहला आता है हमारा शेयर होल्डर फंड्स, दूसरा आता है बोरोइंग्स, तीसरा आता है हमारा करंट लायबिलिटी। इस प्रकार कुल संपत्तियों का योग भी पूंजी हो सकती है, यानी कुल संपत्तियों का योग भी पूंजी हो सकती है, जिसमें व्यवसाय के स्थिर तथा चालू दोनों ही प्रकार की संपत्तियों को लिया जा सकता है। लेकिन संपत्ति का योग लेते समय कृत्रिम संपत्तियों को शामिल नहीं किया जाएगा। यानी जब हम बात करते हैं लायबिलिटी साइड की और एसेट साइड की, तो बैलेंस शीट में एसेट्स एंड लायबिलिटी साइड की टोटल बराबर होती है। लेकिन जब हम लायबिलिटी साइड की टोटल की बात करते हैं तो उसमें नेटवर्क, बोरोइंग्स प्लस करंट लायबिलिटी की टोटल आती है। और अगर एसेट्स की बात करते हैं उसमें फिक्टिटियस एसेट्स एंड करंट एसेट्स आएगी। तो करंट एसेट्स प्लस फिक्टिटियस एसेट्स की जो टोटल आएगी वो आपकी टोटल किसकी टोटल कहलाएगी, आपकी नेटवर्क प्लस बोरोइंग्स प्लस करंट लायबिलिटी की टोटल होगी। इस तरीके से अलग अलग एरिया में पूंजी को अलग अलग मानक प्रदान है, उसमें अलग अलग तत्वों को शामिल किया जाएगा। अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको समझा सकते हैं, जैसे कि एक बैलेंस शीट आपको यहाँ गिवन है, उसमें आपको शेयर कैपिटल गिवन है, इशू कैपिटल है जिसमें इक्विटी शेयर्स भी हैं और प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं 2 लाख के और 3 लाख के। ऐसे रिजर्व सरप्लस है, जनरल रिजर्व है 45,000 के और कैपिटल रिटर्न रिजर्व है हमारा 55,000। ये हमारा दोनों मिलके क्या कहलाता है, शेयर होल्डर फंड्स कहलाता है। शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्या कहलाएगा, ये शेयर होल्डर फंड्स कहलाएगा। फिर नीचे बोरोइंग्स दे रखा है, बोरोइंग्स में आपको 10% डिबेंचर्स गिवन है 2 लाख रुपए के, ये आपकी बोरोइंग्स हो गई। और करंट लायबिलिटी में आपको क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस गिवन है जो 50,000, 20,000, 10,000, टोटल 80,000 के आपके पास करंट लायबिलिटी है। सेम थिंग अगर हम यहाँ बात करें फिक्स एसेट्स की और करंट एसेट्स की, तो वो भी आपके क्वेश्चंस में गिवन है। अब अलग अलग एरिया के हिसाब से अलग अलग पूंजी की जब हमें गणना करनी हो तो इस बैलेंस शीट के हिसाब से अकॉर्डिंग टू इकोनॉमी, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग, अकॉर्डिंग टू लीगल एंड अकॉर्डिंग टू बिजनेस कैसे पूंजी की गणना करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अर्थशास्त्रीय पूंजी की गणना करनी। सपोज हमें अर्थशास्त्रीय पूंजी की गणना करनी है इकोनॉमिकल कैपिटल की, तो इकोनॉमिक कैपिटल के अंदर हम केवल बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, कैश, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरीज, स्टॉक एंड कैश, यानी हमने लैंड को उसमें शामिल नहीं किया। अगर आपके पास भूमि पड़ी है तो भूमि को आप पूंजी की गणना करते समय शामिल नहीं करेंगे। आप बिल्डिंग को शामिल करेंगे, प्लांट एंड मशीनरी शामिल करेंगे, स्टॉक करेंगे, कैश करेंगे, डेटर्स को भी नहीं करेंगे क्योंकि डेटर्स का पैसा अभी तक हमारे पास नहीं आया है। तो यहाँ पर अगर हम बिल्डिंग की बात करें तो बिल्डिंग की वैल्यू 1,45,000 है, प्लांट एंड मशीनरी 3,55,000 है, स्टॉक 2 लाख रुपए है और कैश देखा है 10,000। इन सब की टोटल करते हैं तो हमारे पास टोटल कैपिटल आती है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक 7,10,000। सेम चीज जब हम लेखांकन पूंजी की बात करते हैं अकाउंटिंग कैपिटल की, तो इसमें हम इक्विटी शेयर कैपिटल
प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस कैपिटल रिजर्व, इन चारों की टोटल करेंगे वो कैपिटल कहलाएगा। तो इक्विटी शेयर 2 लाख दे रखा है, प्रेफरेंस 3 लाख दे रखा है, रिजर्व सरप्लस 45,000 दे रखा है और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व दे रखा है 55,000। सभी को टोटल करेंगे तो टोटल 6 लाख आएगा। तो अकाउंटिंग कैपिटल की बात करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस बैलेंस शीट, तो हमारा अमाउंट होता है 6 लाख। यही चीज हम लीगल कैपिटल की बात करते हैं, वैधानिक पूंजी की बात करें तो हम इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कैपिटल रिजर्व को ही काउंट करेंगे। इसमें हम जनरल रिजर्व को नहीं लेंगे, तो जनरल रिजर्व से हमें किसके भुगतान करना पड़ता है, जनरल रिजर्व से हम अपने डिविडेंड का भुगतान करते हैं। डिविडेंड से भुगतान किए गए रिजर्व को हम पूंजी में शामिल नहीं करते हैं वैधानिक पूंजी की गणना करते समय। तो यहाँ हम इक्विटी, प्रेफरेंस और कैपिटल रिजर्व को ही काउंट करेंगे। तो इक्विटी का अमाउंट हमारा है 2 लाख रुपए, प्रेफरेंस का अमाउंट है 3 लाख रुपए और कैपिटल रिजर्व में 55,000 रुपए, तो टोटल 5,55,000 रुपए हमारा क्या होगा, लीगल कैपिटल कहलाएगी। और यही अगर बिजनेस कैपिटल की बात करें तो बिजनेस कैपिटल के लिए हम इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, डिबेंचर्स एंड करंट लायबिलिटी, यानी ऑल द टोटल ऑफ लायबिलिटी साइड या फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, इसकी टोटल। ये दो फॉर्मूला हमारे पास है, दोनों फॉर्मूला से हम बिजनेस कैपिटल की बात कर सकते हैं। तो बिजनेस कैपिटल की टोटल की बात करें तो वो 8,80,000 है। तो इस एग्जांपल्स के माध्यम से हमने चारों टाइप की कैपिटल को कैलकुलेट करना सीखा। अब आता है पूंजी का वर्गीकरण। पूंजी का वर्गीकरण कैसे करें, तो पूंजी के वर्गीकरण के कई सारे अलग अलग हमने बाइफरकेशंस करते हैं। उसमें पहला आता है ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड। कुछ पूंजी ऐसी होती है जो दीर्घकालीन आधार पर होती है, कुछ मध्यकालीन आधार पर होती है, कुछ अल्पकालीन आधार पर होती है। तो दीर्घकालीन पूंजी यानी किसी भी संस्था के लिए दीर्घकालीन पूंजी से आशय उस पूंजी से होता है जिसकी अवधि साधारणतः 5 वर्ष या 5 वर्ष से अधिक के लिए होती है। यानी आपका किसी इन्वेस्टर ने आपकी कंपनी में पैसा लगाया है, वो अगर मोर देन 5 इयर्स के लिए पैसा लगा रहा है, वो जो अमाउंट हमारे पास आएगा उस पूंजी को हम दीर्घकालीन पूंजी के अंदर शामिल करेंगे। संस्था अपने दीर्घकालीन पूंजी की व्यवस्था साधारणतः संतान पूंजी, पूर्वाधिकार अंश पूंजी, ऋण पूंजी आदि के द्वारा करती है। यानी आप संतान पूंजी से, पूर्वाधिकार अंश पूंजी से या ऋण पूंजी से जो पैसा लेते हैं वो पैसा आपका दीर्घकालीन पूंजी के अंतर्गत आता है। इनसे प्राप्त पूंजी का प्रयोग भी दीर्घकालीन संपत्तियों में किया जाता है। यानी जो दीर्घकालीन पूंजी होती है उसका प्रयोग भी हम दीर्घकालीन संपत्तियों में करते हैं, जैसे कि भूमि खरीदना, भवन खरीदना, प्लांट खरीदना, मशीनरी खरीदना, फर्नीचर खरीदना, मोटरसाइकिल खरीदना, एक्स वाई जेड जो लॉन्ग पीरियड के लिए हमारे पास यूज किए जाएंगे उसमें हम इन पूंजी का विनियोग करते हैं। उसके बाद आती है मध्यकालीन पूंजी। मध्यकालीन पूंजी क्या है, तो मध्यकालीन पूंजी का जो पीरियड है वो 1 से 5 वर्ष के लिए। अगर आपने कोई इन्वेस्टर से पैसा लिया, उसका टेन्योर 1 to 5 ईयर्स है, तो उस टाइप की पूंजी को मध्यकालीन पूंजी के अंदर रखेंगे। तो इस पूंजी की व्यवस्था संस्था द्वारा अवधि ऋण, शोधनीय ऋण द्वारा, अवधि ऋण जो होता है जो हम बैंक से लोन लेते हैं, या शोधनीय अधिकार अंश, यानी हमने प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू तो कर दिए बट उनको 2 साल बाद 3 साल बाद हम वापस क्या करेंगे, उनका रिडम्पशन कर देते हैं, या ऐसे ऋण पत्र जिनका पीरियड 5 ईयर से कम है। तो वो सारी पूंजी जो हम कलेक्ट करते हैं वो मध्यकालीन पूंजी कहलाती है। मध्यकालीन जो पूंजी होती है, तो मध्यकालीन पूंजी का विनियोजन सामान्यतः उन संपत्तियों में किया जाता है जो कि कम लागत एवं कम जीवन काल वाली होती है, जो कि उत्पादन में सहायक रूप से काम में आती है, तथा साथ ही संस्था की जो संपत्तियां दीर्घकालीन प्रकृति की होती है उनकी मरम्मत के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि मध्यकालीन पूंजी का प्रयोग कहाँ किया जाता है। फिर आता है अल्पकालीन पूंजी। अल्पकालीन पूंजी का मतलब जिनका टेन्योर लेस देन 1 ईयर, यानी 1 साल से कम पीरियड के लिए अगर आपने पूंजी किसी से उधार ली है या किसी ने आपकी कंपनी में 1 साल से कम के लिए पैसा दिया है, तो वो जो पूंजी का अमाउंट होगा वो आपका अल्पकालीन पूंजी कहलाएगा। तो किसी भी संस्था के लिए अल्पकालीन पूंजी से आशय उस पूंजी से होता है जो उन संस्थाओं की परिचालन लागतों को पूरा करने के लिए आवश्यक है। परिचालन लागत यानी जो बिजनेस होता है, वो जो बिजनेस एक ऑपरेटिंग साइकिल होता है बिजनेस का, तो उस ऑपरेटिंग साइकिल को चलाने के लिए जिस पूंजी की हमें जरूरत होती है, जिसको हम मोटा मोटा वर्किंग कैपिटल भी कहते हैं, वो जो पूंजी कहलाएगी वो पूंजी अल्पकालीन पूंजी कहलाती है। तो पूंजी के योग के बराबर होता है। साधारणतः ये पूंजी कार्यशील पूंजी के नाम से भी जानी, यहाँ लिखा है अपन ने। इस प्रकार की पूंजी की व्यवस्था अल्पकालीन स्रोतों से की जाती है, जैसे बैंक अधिविकल्प, बैंक से ओवरड्राफ्ट ले लिया, व्यावसायिक साख हमने उधार माल ले लिया किसी से एज ए क्रेडिटर, या लेटर और क्रेडिट पर हमने पैसा दिया है। सेम चीज अगर बात करें साधनों के अनुसार पूंजी, साधन के अनुसार, साधन के अनुसार आता है कि साधन कौन कौन से अवेलेबल है मार्केट में, कौन कौन से साधन अवेलेबल है पूंजी प्राप्त करने के लिए। तो बाजार में पूंजी प्राप्त करने के लिए हमारे पास समतांश पूंजी होती है, पूर्वाधिकारंश पूंजी है, संचित कोष है, ऋण पूंजी है एवं ऋण अन्य ऋण तथा चालू दायित्व है। समतांश पूंजी आप सबको पता है कि जब कंपनी अपने इक्विटी शेयर्स को मार्केट में इशू करती है, उसके द्वारा जो पैसा आता है वो समतांश पूंजी के अंदर जाता है।
समतांश पूंजी का क्या क्राइटेरिया है कि समतांश पूंजी रियल में कंपनी के ओनर होते हैं, कंपनी का जो भी लाभ होगा या जो भी नुकसान होगा उसमें उनका पूरा इन्वॉल्वमेंट रहता है। अगर ज्यादा लाभ हुआ है तो वो ज्यादा लाभ के अधिकारी होंगे, और अगर लाभ नहीं होता है, लॉस है, तो लॉस में भी उनका रोल होगा। सेम चीज अगर हम बात करें पूर्वाधिकार अंश, तो पूर्वाधिकार अंश के अंदर क्या होता है कि कंपनी एक रेट ऑफ डिविडेंड पहले से डिसाइड कर लेती है इन शेयर होल्डर्स के लिए कि एंड ऑफ द ईयर आपको इस रेट ऑफ डिविडेंड से आपको डिविडेंड पे किया जाएगा। वो पूर्वाधिकार अंश के अंदर आते हैं। पूर्वाधिकार अंश शोधनीय व अशोधनीय दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। फिर आता है संचित कोष। कई बार कंपनी क्या करती है, जो भी प्रॉफिट अर्न करती है तो उस प्रॉफिट का कुछ भाग तो एज ए डिविडेंड अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे देती है, पर कुछ पार्ट कंपनी अपने पास बचा के रख लेती है आगे फ्यूचर में कंपनी की ऑपरेटिंग साइकिल को चलाने के लिए। तो कंपनी जो पैसा अपने पास रिटेन करके रखती है उसको संचित कोष किया जाता है। तो उस टाइप का अमाउंट लेके कंपनी ने अपनी कंपनी में विनियोजन किया है तो वो संचित कोष वाली पूंजी में आएगा। सेम चीज आती है ऋण पूंजी। अगर हमने डिवेंचर इशू करके मार्केट से पैसा दिया है तो वो जो अमाउंट होगा वो अमाउंट हमारा ऋण पूंजी के अंदर जाएगा, और उन डिवेंचर होल्डर्स को एंड ऑफ द ईयर हम एक पर्टिकुलर रेट से इंटरेस्ट पे करेंगे। और फिर आता है अन्य ऋण व चालू दायित्व। अन्य ऋण से तात्पर्य यह है कि अगर आपकी कंपनी ने या आपके फर्म ने बैंक से कोई लोन लिया है, शॉर्ट पीरियड के लिए कोई लोन लिया है, या आपने कोई उधार माल खरीदा है, या बैंक के अपना ओवरड्राफ्ट लिमिट का बेनिफिट आप ले रहे हैं, तो उस टाइप से भी आपको संस्था को पूंजी प्राप्त होती है। तो वो जो पूंजी होगी वो हमारी चालू दायित्व, इसमें हम शामिल किया जाएगा। फिर आता है विनियोजन के आधार पर पूंजी। विनियोजन के आधार पर क्या होता है कि जो पूंजी बाजार से लेते हैं, हम कोई भी पूंजी जब हम बाजार से लेते हैं तो उस पूंजी को वापस हमें व्यवसाय में विनियोग करना होता है। पूंजी लेके ऐसा नहीं कि हम अपने पास रख लेंगे, उस पूंजी का हमें वापस क्या करना पड़ेगा, उस पूंजी को वापस हमें व्यवसाय के अंदर विनियोजन करना पड़ेगा। तो उस विनियोजन कैसे करेंगे, जैसे आपने 10 लाख रुपए बिजनेस को स्टेब्लिश करने के लिए लिया, तो उस पूंजी का एक भाग तो आप स्थायी पूंजी के अंदर लगाएंगे, एक भाग तो स्थायी पूंजी में चला जाएगा, और दूसरा आपका वर्किंग कैपिटल में जाएगा जिसको हम चल पूंजी कहते हैं। जैसे सपोज आपने 10 लाख रुपए की पूंजी इकट्ठी की अपने व्यवसाय को स्टेब्लिश करने के लिए, खड़ा करने के लिए, तो उसमें से जो पैसा आप स्थायी पूंजी में लगाते हैं या स्थायी संपत्तियों में लगाते हैं, जैसे कि संस्था द्वारा अपनी पूंजी की राशि का वह भाग जो स्थायी संपत्तियों पर विनियोजित किया जाता है वह संस्था की स्थायी पूंजी कहलाती है। इस प्रकार की पूंजी संस्था में दीर्घकालीन अवधि के लिए विनियोजित की जाती है। इसमें तरलता नहीं होती है, यानी आपने कोई मशीन खरीद ली, कोई लैंड खरीद ली, कोई बिल्डिंग खरीद ली, एक बार जो पैसा आपने लगा दिया वो वापस आपके पास लौट के नहीं आता, वो दीर्घकालीन बेसिस पर या दीर्घकालीन समय अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट हो चुका है। तो वो जो उसमें जो पूंजी लगाई जाती है वो पूंजी आपकी स्थायी पूंजी कहलाती है। और कुछ पूंजी आप अपने पास वर्किंग कैपिटल के रूप में रखते हैं। वो जो वर्किंग कैपिटल के रूप में आप पूंजी रखते हैं वो आपके बिजनेस की ऑपरेटिंग साइकिल के लिए काम में आती है। जो बिजनेस में आप वर्क करते हैं, अपने प्रोडक्शन को बनाने के लिए जो पैसा यूज किया जाता है वो पैसा आपका वर्किंग कैपिटल वाला पार्ट होता है। तो कुछ पैसा आप उस वर्किंग कैपिटल के लिए रखते हैं, अपने ऑपरेटिंग साइकिल को चलाने के लिए रखते हैं। वो जो पैसा होता है वो एक साइकिल के बाद वापस आपके पास पुनः लौट के आ जाता है। अगर आपका साइकिल 2 महीने का है, साइकिल का मतलब ये है कि कोई भी सपोज आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो कोई भी रॉ मटेरियल आपने खरीदा, अब रॉ मटेरियल को आपको फिनिश गुड में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले बाजार में आपने रॉ मटेरियल खरीदा, उसका पैसा आपने बाजार में दे दिया, अब आपका पैसा उसी दिन से ब्लॉक हो गया। अब आपका रॉ मटेरियल फिनिश गुड में कन्वर्ट होगा, सॉरी WIP में कन्वर्ट होगा, WIP से फिनिश गुड में कन्वर्ट होगा, फिनिश गुड में कन्वर्ट होने के बाद वो बाजार में जाएगा, बाजार में जिसको आपने बेचा उसको आपने उधार माल बेचा है एज ए डेटर से हो, वो आपको कुछ समय बाद वापस पेमेंट करेंगे। तो जो पैसा आपने एक बार लगा दिया वो कितने दिन में वापस आपके पास लौट के आ रहा है, तो सपोज वो 2 महीने में आपके पास लौट के आ रहा है, तो 2 महीने के लिए आपका पैसा रोटेट हो रहा है, तो 2 महीने के लिए आपको जो पैसों की जरूरत पड़ेगी वो आपकी वर्किंग कैपिटल कहलाएगी। तो वो जो पूंजी होती है वो हमारी कार्यशील पूंजी या चल पूंजी कहलाती है, जिसको हम अपने व्यवसाय को चलाने के लिए, अपने व्यवसाय की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को चलाने के लिए प्रयोग करते हैं। फिर आता है लागत के आधार पर पूंजी। ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको ये समझ में आना चाहिए कि लागत के आधार पर पूंजी का बांटा जा सकता है। लागत के आधार पर कैसे, कि जो पूंजी हम बाजार से लेते हैं, जो पूंजी हम बाजार से ले रहे हैं वो पूंजी पर जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमें देना होता है, उस पूंजी पर जो हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल देना होता है, वो जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो आपका स्थायी है या परिवर्तनशील है, आपको देखना होगा। तो इस प्रकार अगर जब हम तो यहाँ 2 प्रकार की लागतों के आधार पर पूंजी की बात करें तो यहाँ पे 2 प्रकार की होती है, एक स्थायी लागत वाली पूंजी होती है और एक होता है परिवर्तनशील लागत वाली पूंजी। तो जब हम स्थायी लागत वाली पूंजी की बात करते हैं जिसपे हमें एंड ऑफ द ईयर एज अ कॉस्ट ऑफ कैपिटल स्थायी रूप से पे करनी है, जिसमें हम जनरली डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को शामिल करते हैं, क्योंकि डिबेंचर्स होल्डर्स को एंड ऑफ द ईयर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने पहले से डिसाइड कर रखी है वो आपको एंड ऑफ
ईयर पे करनी है। अगर आपकी कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमाया, कम प्रॉफिट कमाया, लॉस में, तो भी आपको वो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई दैट इज अ फिक्स्ड नेचर कैपिटल। सेम चीज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की बात करें तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में भी क्या होता है, जो रेट ऑफ डिविडेंड होती है वो पहले ही डिसाइडेड होती है। जब वो पहले से डिसाइडेड है तो इट मींस ये है कि कंपनी का प्रॉफिट हो या ना हो, हमें तो एंड ऑफ द ईयर इनको इतना डिविडेंड पे करना है। तो यहाँ पर जो डिविडेंड पे कर रहे हैं या इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो फिक्स नेचर का है, इसलिए इन दोनों को हम किसमें रखेंगे, स्थायी लागत वाली पूंजी के अंदर रखेंगे। ऐसे आती है परिवर्तनशील लागत वाली पूंजी। तो परिवर्तनशील लागत वाली पूंजी के अंदर हम किसको शामिल करते हैं, केवल समता अंशों को शामिल करते हैं। अब समता अंशों को परिवर्तनशील लागत वाली पूंजी में शामिल क्यों किया गया, तो समता अंशों को परिवर्तनशील लागत वाली पूंजी में इसलिए शामिल किया गया क्योंकि व्यवसाय का जो लाभ होता है, लाभ के आधार पर उनको डिविडेंड दिया जाता है। अगर लाभ कम है तो कम डिविडेंड दिया जाएगा, ज्यादा है तो ज्यादा दिया जाएगा, और अगर लॉस है तो उस कंडीशन में आप अपने शेयर होल्डर से वापस पैसा और ले सकते हैं और कंपनी को एक स्टेबल कंडीशन में ला सकते हैं। यानी ये वेरिएबल बेसिस पर है, प्रॉफिट होगा तो हम देंगे, नहीं है तो हम आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो ये वेरिएबल नेचर का है। तो वेरिएबल नेचर की कैपिटल के अंदर हम समता अंशों को शामिल करते हैं। एक होती है लागत रहित पूंजी। लागत रहित पूंजी का मतलब क्या होता है कि कई बार मैंने अभी आपको चर्चा की थी कि कंपनी ने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया, उस प्रॉफिट का एक बार तो डिविडेंड के रूप में कंपनी ने अपने इक्विटी शेयरहोल्डर्स को दे दिया, पर कुछ पार्ट कंपनी ने एज ए रिटेन अर्निंग अपने पास रख लिया। तो उस टाइप का जो रिटेन अर्निंग का अमाउंट है वो अगर कंपनी वापस अपनी कंपनी के अंदर विनियोजन करती है तो उस पर कंपनी को किसी प्रकार की कोई लागत का भुगतान नहीं करना पड़ता है। तो उस टाइप की अगर जो पूंजी है वो हमारी लागत रहित पूंजी कहलाती है। तो लास्ट आता है कंपनी चिट्ठी की दृष्टि के अनुसार पूंजी का बंटवारा। तो जब हम बात करते हैं कंपनी चिट्ठे के अनुसार, तो कंपनी के अंदर भी जब हम लाइबिलिटी साइड की बात करते हैं तो उसमें अधिकृत पूंजी होती है, निर्गमित पूंजी होती है, प्रदत्त पूंजी होती है। एक होती है अधिकृत पूंजी, ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब है कि कंपनी जब रजिस्टर्ड हुई उस टाइम हमने डिसाइड कर लिया कि हमें इतना पैसा मार्केट से लेना है, फ्रॉम इक्विटी थ्रू, बाय इक्विटी, बाय प्रेफरेंस, बाय डिबेंचर, जो भी अमाउंट आपने पहले से डिसाइड कर लिया है कि ये पैसा हमें मार्केट से लेना है, तो वो अधिकृत पूंजी कहलाएगी। अब वो पूंजी भी हमें अपनी बैलेंस शीट के अंदर दिखानी होती है, बट वो पूंजी की जो पूंजी का अमाउंट है वो हमारी टोटल लायबिलिटी की टोटल में काउंट नहीं किया जाएगा, तो वो केवल दिखाने के लिए होता है, वो अधिकृत पूंजी है। तो आप पूरे लाइफ में कितना पैसा बाजार से लेंगे, बाय इक्विटी, बाय प्रेफरेंस, बाय डिबेंचर, वो आप पहले से शो कर देते हैं अपनी बैलेंस शीट के अंदर। और जब वो अमाउंट लिखते हैं तो उस अमाउंट के नीचे आप क्या करते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं, क्योंकि वो अमाउंट आपकी टोटल में काउंट नहीं होगा, केवल वो शो करने के लिए। फिर आती है निर्गमित पूंजी। निर्गमित का मतलब ये कि सपोज आपकी 10 लाख की पूंजी इक्विटी है, 10 लाख की जो पूंजी है वो आपकी ऑथराइज्ड कैपिटल है, उसमें से वर्तमान में आप 5 लाख शेयर इशू 5 लाख रुपए के शेयर ही इशू करना चाहते हैं, यानी आपने निर्गमन 5 लाख का ही किया है, आपको रिक्वायरमेंट 5 लाख की है, तो वो 5 लाख रुपए आपके क्या कहलाएंगे, निर्गमित पूंजी कहलाएगी, इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल भी आपके टोटल में काउंट नहीं की जाएगी, जब वो अमाउंट हम लिखेंगे तो उसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे, और वो जो अमाउंट होगा वो हमारा निर्गमित पूंजी वाला अमाउंट होगा। अब क्या होता है कि जैसे 5 लाख का शेयर हमने मार्केट में इशू किए, तो मार्केट में जब हम शेयर इशू करते हैं तो जो भी उसका डिनोमिनेटर अमाउंट होता है, जो भी उसकी फेस वैल्यू होती है, जैसे 10 रुपए का शेयर है तो हम एक साथ 10 रुपए नहीं मांगते, उसको टुकड़ों में लेते हैं, 2 रुपए, 4 रुपए, 6 रुपए, 8 रुपए, ऐसे टुकड़ों में हम पैसा मांगते हैं। तो सपोज हमने जो 5 लाख के शेयर इशू किए उस पर अभी हमने 5 रुपए ही मांगे, यानी 5 लाख में से हमने 2.5 लाख को ही कॉल किया, 2.5 लाख रुपए हमने मांगे हैं। तो जो 2.5 लाख रुपए होंगे वो आपका प्रदत्त पूंजी, पेड अप कैपिटल कहलाएगी। तो पेड अप कैपिटल अगर आपके सामने ऑथराइज्ड कैपिटल है, इशूड कैपिटल है और पेड अप कैपिटल है, तो केवल पेड अप कैपिटल ही आपकी लायबिलिटी की साइड की टोटल में काउंट की जाएगी। ऑथराइज्ड कैपिटल और इशूड कैपिटल को आप लिखेंगे बट टोटल में काउंट नहीं करेंगे, उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे। तो इस तरीके से ये अलग अलग तरीके से हमने पूंजी को अलग अलग भागों में बांटा है, अलग अलग नजरों से देखा है। तो ये एक पार्ट हमने पूंजी का पढ़ा है। नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा उसके अंदर हम पूंजीकरण की बात करेंगे। पूंजीकरण क्या है, ये तो हमने पूंजी की बात की, नेक्स्ट टॉपिक में हम पूंजीकरण की बात करेंगे। धन्यवाद।